हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे कन्फर्मेशन एनालिसिस ऑफ सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन्स की। पिछले वीडियो में हमने साइक्लोएल्केन्स के कन्फर्मेशन पढ़े थे, जैसे साइक्लोप्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन एंड हेक्सेन। हमने बिना किसी सब्स्टिट्यूशन की बात करी थी। इस वीडियो में हम बात करेंगे अगर किसी साइक्लोहेक्सेन के साथ कोई सब्स्टिट्यूट जुड़ा हो, जैसे मिथाइल, टर्ट ब्यूटाइल या कुछ भी, ओ एच, ओ एम ई, ऐसे कोई भी सब्स्टिट्यूट जुड़े हो तो किस तरीके से आप उसका एनालिसिस कर सकते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं मोनो सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन्स की। तो जैसे पहला एग्जांपल ले लिया हमने, CH3 लगा दिया हमने, ठीक है, मिथाइल, यानी हम बात कर रहे हैं मिथाइल साइक्लोहेक्सेन की, या इसे 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन भी बोल सकते हैं। अब ज़रा ध्यान से देखा जाए तो जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, वहाँ पर हमने एक्सियल लिया है। ये ए का मतलब क्या है? एक्सियल। आपको किसी क्वेश्चन में भी दिया जा सकता है इस तरीके से, तो आपको काफ़ी बेसिक तरीके से समझना है इसको। ए का मतलब क्या है? एक्सियल, यानी जो हमारा मिथाइल है, अब यहाँ हाइड्रोजन की बात नहीं कर रहा, यहाँ जो मिथाइल है 1 पे, वो क्या है? हमारा एक्सियल है। ये बताना चाहता है। अब हमने रिंग फ्लिपिंग के बारे में बात करी है, तो ये हमारा चेयर 1 हो गया, ये हमारा चेयर 2 हो गया। अब चेयर 1 और चेयर 2 में जो फ्लिपिंग होती रहेगी, तो क्या वो इक्विलिब्रियम जो हमने पहले बात करी थी, वहाँ पर के इक्विलिब्रियम की वैल्यू क्या थी? 1 थी। यहाँ अगर मैं बात करूँ के इक्विलिब्रियम यानी कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मतलब बोलने का मतलब है जो हमारा राइट हैंड साइड है डिवाइडेड बाय लेफ्ट हैंड साइड, जो भी इक्विलिब्रियम में पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, उनका जो हमारा रेशियो है उसके बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे के इक्विलिब्रियम में। अब यहाँ ध्यान से देखा जाए तो क्या यहाँ के इक्विलिब्रियम की वैल्यू 1 के बराबर होगी? तो मैं बोलूँगा नहीं, यहाँ जो के इक्विलिब्रियम होगा वो ग्रेटर देन 1 होगा। अब इसको समझना है हमें कैसे। अब एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि जो हमारा एक्सियल फॉर्म है CH3 का, जो हमने इसके बारे में बात करी अभी, वो 5% होता, और जो हमारा इक्वेटोरियल फॉर्म है वो हमारा 95% होता। मतलब क्या है कि ये जो इक्विलिब्रियम है वो मोस्ट ऑफ द टाइम राइट हैंड साइड में ही शिफ्ट करता रहेगा, बैकवर्ड नहीं आएगा। फॉरवर्ड फेवरिंग है ये इक्विलिब्रियम। अब ऐसा क्यों? क्वेश्चन उठता है, ऐसा क्यों हो रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जिसे हम बोलते हैं 1,3 डाई एक्सियल रिपल्शन। ठीक है, बहुत ही ईजी है, बहुत सिंपल है, इसको समझते हैं। अब देखो यहाँ क्या होता, अगर हमने एक्सियल यानी ये जो हमारा एक्सियल फॉर्म था CH3 का, अगर उसे एक्सियल फॉर्म में रखा है तो क्या होगा? इससे अगर मैं 1 बोल रहा, तो सोच के देखो, अगर नंबरिंग करना है, आपने IUPAC पढ़ रखा है, नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ जाके आप पढ़ें। 5 वीडियोस, आपको पूरा आइडिया मिल जाएगा किस तरीके से नेमिंग करते हैं और किस तरीके से रिंग का या मेन चेन का सिलेक्शन करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, IUPAC कहीं भी कभी भी काम आ सकता है। तो यहाँ अगर हमने 1 लिखा है तो हम 2 कहाँ लिख सकते हैं? सोच के देखो, 2 हम कहीं भी लिख सकते हैं, या इस तरफ लिख दें 2 या फिर इधर लिखें 2, बात बराबर है। दोनों तरफ नहीं लिख सकते, किसी एक तरफ लिखेंगे और मूव करते जाएंगे। वैसे ही बात करें 3 की, तो 3 हम यहाँ भी लिख सकते हैं और यहाँ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ जो मैं बोल रहा हूँ 1,3, ये 1,3 का मतलब क्या है? ये 1 मैं 2 को मिटा दूँ और 3 डाई एक्सियल, यानी कि एक 1 और 2 3 वाले जो रिपल्शन है ना, उनके बारे में यहाँ बात हो रही है। और डाई एक्सियल बोलने का मतलब क्या है? कि यहाँ 3 पे जो दो दो एक्सियल वाले हैं उनका रिपल्शन। अब हो कैसा रहा है सोच के देखो, यहाँ जो ये मिथाइल के हाइड्रोजन्स है, ये हाइड्रोजन की बात हो रही है यहाँ पे, वो क्या है? इसको रिपल्शन कॉज करेंगे। यहाँ क्या होगा? स्टेरिक रिपल्शन होगा। इसी फिनोमेना को हम क्या बोल रहे हैं? 1,3 डाइएक्सियल रिपल्शन। अब इस रिपल्शन की वजह से ये फॉर्म स्टेबल नहीं हो सकता, ये जो हमारा एक्सियल फॉर्म है ये स्टेबल नहीं हो सकता, इसलिए रिएक्शन हमेशा फॉरवर्ड की तरफ मूव करता रहेगा। अब फॉरवर्ड की तरफ मूव करेगा तो भाई फॉरवर्ड में फ़ायदा क्या है? सोच के देखो ना। फ़ायदा ये है कि अब यहाँ अगर बात करें हम, राइट हैंड साइड में अगर बात करें डाइएक्सियल रिपल्शन की, तो यहाँ हाइड्रोजन से रिपल्शन हो रहा है। अब तुम बोलोगे कि सर ये मिथाइल यहाँ जो चला गया इक्वेटोरियल पे, ये क्या है? इक्वेटोरियल पे चला गया। हाँ, अब ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी भाई, कि
कभी भी अगर आप रिंग फ्लिपिंग करते हो तो जो एक्सियल है वो इक्वेटोरियल, जो इक्वेटोरियल है वो एक्सियल, ये हमेशा फ्लिप होता रहेगा हर एक एटम का। जो एक्सियल है वो जाएगा इक्वेटोरियल में, जो इक्वेटोरियल है वो जाएगा एक्सियल के अंदर, ये होता रहेगा हमेशा। तो यहाँ क्या था, मिथाइल एक्सियल था, यहाँ क्या हो गया, इक्वेटोरियल हो गया। यहाँ पर हाइड्रोजन क्या था हमारा, इक्वेटोरियल, तो यहाँ क्या हो गया, एक्सियल, सिंपल। ठीक है। अब यहाँ बात करें 1,3 डाई एक्सियल रिपल्शन की, तो क्या वो बहुत ज़्यादा है मिथाइल से या बहुत कम है? मैं तो बोलूँगा बहुत कम है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन का जो शेप है वो साइज़ काफ़ी छोटा है इसका, हाइड्रोजन का साइज़ काफ़ी छोटा है। तो एच एच के रिपल्शन की बात करें, एच एच में स्टेरिक रिपल्शन, एच और CH3 में स्टेरिक रिपल्शन, ऑब्वियस सी बात है एच एच में रिपल्शन कम होगा एज कम्पेयर टू एच और CH3 में। तो यहाँ पर क्या है, हमारा रिपल्शन कम है, रिपल्शन कम है, तो ये 95% इस फॉर्म में रहता है और ये 5% इस फॉर्म में रहता। इस वजह से जो हमारा यहाँ के इक्विलिब्रियम की वैल्यू है वो 1 से ज़्यादा हो जाएगी। मतलब क्या है, जो हमारा राइट हैंड साइड वाला प्रोडक्ट है वो ज़्यादा अमाउंट में रहेगा एज कम्पेयर टू लेफ्ट हैंड साइड। क्लियर है? चलो अब बात करते हैं डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन्स की। अब ये जो ऊपर हमने पढ़ा अभी, ये किसी भी चीज़ में बोल सकते हैं आप यहाँ पे OH लगा दीजिए। अब ऐसा मत कर देना, मान लो कि आपने वो साइक्लोहेक्सेन बना दिया चेयर फॉर्म, आपने मिथाइल की जगह पे OH लिख दिया, आपने यहाँ पर मान लो OH लिख दिया और बोल दिया एच बॉन्डिंग हो गया यहाँ पे। नहीं, आपको पता होना चाहिए भाई एच बॉन्डिंग की कंडीशन क्या है। एच बॉन्डिंग कंडीशन है कि दोनों जो एटम्स हैं वो दोनों क्या होने चाहिए, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होने चाहिए। कार्बन नहीं है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, वो भी sp3 कार्बन। क्लियर है ना? चलो, तो यहाँ पर OH लगा देने से ऐसा कुछ नहीं होगा, चीज़ें कुछ बदलेंगी नहीं। आप यहाँ पर मिथाइल की जगह पे कुछ भी रख दें, कुछ भी रख दें, क्लोरीन रखें, OH रखें, NH2 रखें, कुछ भी रखें, अगर वो मोनो सब्स्टिट्यूटेड है तो आप कुछ नहीं कर सकते, हमेशा आपका इक्वेटोरियल फॉर्म ही स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू एक्सियल फॉर्म। क्लियर है? चलो अब बात करते हैं डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन्स की। जैसे हमने पहले बात कर रहे हैं यहाँ पर 1,1 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, मतलब 1 पे ही दो मिथाइल लगे हुए हैं। अब देखो यहाँ पर, अगर हमने यहाँ पर बनाया इसका एक्सियल इक्वेटोरियल, यहाँ क्या मतलब है, ए का मतलब एक्सियल, ई का मतलब क्या है, इक्वेटोरियल। कोई फर्क नहीं पड़ता ए ई लिखें या ई ए लिखें, जनरली ई ए लिखा जाता है बिकॉज ई इज मोर स्टेबल, इसलिए ई को पहले लिखा जाता है। कोई दिक्कत नहीं है, हमें समझने के लिए लिखा है सिर्फ। यहाँ जो मिथाइल है वो हमारा क्या एक्सियल, ये क्या है हमारा इक्वेटोरियल। अब जो फ्लिप होगा, इसके अगर मैं एक्स बोल दूँ, इसे वाई बोल दूँ, ठीक है, जो हमारा एक्स है वो कहाँ चला जाएगा, सोच के देखो, ये चला जाएगा हमारा इक्वेटोरियल पे, ये हो जाएगा एक्स फॉर्म। और जो हमारा इक्वेटोरियल पे था वो कहाँ चला जाएगा, एक्सियल पे, ये हो जाएगा हमारा वाई फॉर्म। लेकिन जरा सोच के देखो, क्या क्या कुछ बदला है, कुछ नहीं बदला है। सोच के देखो, जो हमारा यहाँ एक्सियल था उसके लिए ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ये दोनों क्या कर रहे थे, रिपल्शन खा रहे थे उससे। अब ये जो नीचे वाला गया है उसके लिए देखो 3 कहाँ होगा, यहाँ होगा और यहाँ होगा। ये 1 है तो ये 2, ये 3, ये 2, ये 3, तो यहाँ रिपल्शन होगा। बात तो वही है, बात तो वही है। इक्वेटोरियल पर रिपल्शन नहीं होता, हमेशा एक्सियल पे भी होता है, एक्सियल पे ही होता है। कॉन्सेप्ट का नाम ही है 1,3 डाई एक्सियल रिपल्शन। क्लियर है? तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, तो यहाँ हम क्या बोलेंगे, के इक्विलिब्रियम की वैल्यू इक्वल टू 1, मतलब रिएक्शन ना फॉरवर्ड जाएगा ना बैकवर्ड जाएगा, दोनों तरफ बराबर बराबर 50-50% रहेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब आगे बात करते हैं। मान लो हमने ये बना दिया, यहाँ ले लिया हमने टर्ट ब्यूटाइल और यहाँ ले लिया मिथाइल। अब चीज़ें बदलेंगी, बहुत ज़्यादा बदलेंगी। आपको देखो कैसे, अगर हमने पहली बात करी तो पहले हमारा ये जो मिथाइल है वो एक्सियल पे है और ये क्या है, इक्वेटोरियल पे है। अब ज़रा सोचो, यहाँ पर मिथाइल क्या कर रहा होगा, 1,3 डाई एक्सियल रिपल्शन में पार्टिसिपेट कर रहा होगा रिपल्शन के लिए, और यहाँ जो फ्लिप हुआ होगा तो यहाँ पर ये टर्ट ब्यूटाइल कर रहा होगा रिपल्शन में पार्टिसिपेट। ठीक है, अब यहाँ ध्यान से देखो कि ये जो टर्ट ब्यूटाइल पहले लिखा है उसके लिए क्या लिखा गया है, इक्वेटोरियल, फिर मिथाइल है तो उसके लिए क्या लिखा गया है, एक्सियल। इसको यहाँ समझना। अब देखो, आप सोच के देखो कि रिपल्शन कौन ज़्यादा करेगा, जो 1,3 डाई एक्सियल रिपल्शन की बात हो रही है, कौन ज़्यादा करेगा, कुछ सोचना ही नहीं है इसमें, सिंपल सी बात है भाई, जिसका साइज़ बड़ा होगा वो रिपल्शन ज़्यादा करेगा, हमने पहले पढ़ा है।
SIR, या फिर जो भी रिपल्शन की बात करें वो साइज के प्रोपोर्शनल होता है। तो जितना बड़ा साइज उतना ज़्यादा रिपल्शन होगा। तो यहाँ देखो जो थर्ड ब्यूटाइल है उसका साइज क्या है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो रिपल्शन काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। उसके वजह से जो हमारा राइट हैंड साइड है वो काफ़ी अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो रिएक्शन क्या होगा, बैकवर्ड की तरफ आना चाहेगा। मतलब क्या, मिथाइल से रिपल्शन खाना ईजी है एज कम्पेयर टू टर्ट ब्यूटाइल से खाना। तो यहाँ पर बात करें तो के इक्विलिब्रियम विल बी लेस देन 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो नेक्स्ट बात करें। अब बात करते हैं हम सिस फॉर्म की, यानी कि सिस 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन की। सिस फॉर्म बोला है। अब यहाँ पे बहुत बच्चों को प्रॉब्लम होता है कि सर सिस ट्रांस कैसे पहचानेंगे। अब देखो मैं समझाता हूँ उसको कैसे पहचानेंगे। अब ज़रा देखो यहाँ पर सिस ये फॉर्म है, यानी कि दोनों CH3 साथ में है। ठीक है, अब देखो जैसे मान लो कि एक काम कर, पहले यहाँ मैं बना के समझाता हूँ कि सिस फॉर्म ट्रांसफॉर्म कैसे पता करेंगे। मान लो मुझे इसका सिस फॉर्म यहाँ बनाना होता। अब मैंने यहाँ ऐसे क्यों बनाया अब उसके बारे में बात नहीं कर रहा। अब मैं इसको यहाँ पे डायरेक्टली बना के दिखाता हूँ। अब देखो अगर मैंने यहाँ पर CH3 लिख दिया है, इमेजिन करो यहाँ CH3 लिख दिया। ठीक है, तो इसका ट्रांसफॉर्म क्या होगा सोच के देखो जरा। ट्रांसफॉर्म होगा जब हम यहाँ पर CH3 लिखेंगे, यानी ये अगर एक्सियल है, ये अगर एक्सियल है, ये दोनों ऑपोजिट में दिख रहे हैं, तो ये क्या हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गया। अब इसको ट्रांसफॉर्म नहीं बना के सिस फॉर्म बनाना है, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। अब देखो पॉसिबिलिटी क्या है इसका, पॉसिबिलिटी ये है कि हम इसको इधर CH3 रहने दें एक्सियल पे, इसको यहाँ रख दें, तो ये सिस फॉर्म है। और भी क्या पॉसिबिलिटी थी कि भाई नीचे वाले को हम यहाँ रहने देते और ये ऊपर वाले को इसको मिटा देते और यहाँ पर CH3 लिख देते, ये इक्वेटोरियल और ये एक्सियल, तो ये भी क्या हो जाता, सिस फॉर्म हो जाता। ये दोनों ही क्या है, सिस फॉर्म है। तो आपको ट्रांसफॉर्म बनाना तो बहुत ईजी है भाई, ट्रांसफॉर्म बनाना बहुत ईजी है। तो जो ट्रांसफॉर्म बनाया उसका किसी एक में चेंज ला दोगे तो क्या हो जाएगा, उसका सिस फॉर्म बन जाएगा। तो इस तरीके से समझना पड़ेगा आपको। क्लियर है। चलो अब आते हैं सवाल पे। अगर हमें यहाँ निकालना है के इक्विलिब्रियम की वैल्यू ज़्यादा है 1 से, कम है 1 से, या फिर इक्वल है 1 से, तो कैसे करेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे सिस फॉर्म बना दिया है इसका। अब सिस फॉर्म बनाने का मतलब क्या है, यहाँ पर इक्वेटोरियल और एक्सियल दे रखा है, मतलब ये क्या है हमारा एक्सियल, ये क्या है हमारा इक्वेटोरियल। चेंज होगा तो वो उल्टा हो जाएगा, ऑब्वियस बात है। एक जाएगा एक्सियल में, एक जाएगा इक्वेटोरियल में। तो ये जो हमारा क्या था, इक्वेटोरियल था, वो क्या हो जाएगा, एक्सियल हो जाएगा, और ये चला जाएगा हमारा इक्वेटोरियल के अंदर। अब ज़रा ध्यान से देखो, इक्वेटोरियल पोजीशन पे रिपल्शन नहीं होगा, तो यहाँ रिपल्शन नहीं होगा और यहाँ पे रिपल्शन नहीं होगा, लेकिन ये करेगा और ये करेगा रिपल्शन। दोनों क्या है, मिथाइल, और दोनों के लिए क्या है, दो दो हाइड्रोजन है। इसके लिए बात करें तो यहाँ H और यहाँ H है, इसके लिए बात करें तो यहाँ H है और यहाँ H। बात तो भाई बराबर है ना, सॉरी, इसके लिए बात करें तो एक तो यहाँ H होगा और यहाँ H होगा, इन दोनों की बात हो रही है। यहाँ पे 1 3 की बात कर रहे हैं तो 1 2 3 आप काउंट कर लीजिए दोनों तरफ। ठीक है, तो दोनों की तरफ क्या है, H ही है। अब आपको लग रहा होगा कि भाई कौन कोई कहीं क्लोज लग रहा है, कहीं दूर लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता, बिल्कुल सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है भाई। ठीक है, अब ये जो डिस्टेंस है इस मिथाइल से यहाँ का डिस्टेंस और यहाँ का डिस्टेंस, वही डिस्टेंस इस मिथाइल का यहाँ H और यहाँ H से भी है, सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। बनाने का सिर्फ नज़रिया है देखने का कि वो पास लग रहा है, पास नहीं है, वो है उतना ही दूर। ठीक है ना। चलो अब देखो, हमने अभी क्या बोला, दोनों तरफ मिथाइल, दोनों तरफ सेम तरह का रिपल्शन, तो यहाँ फिर से क्या होगा, के इक्विलिब्रियम की वैल्यू 1 के बराबर, मतलब रिएक्शन ना आगे जाएगा ना पीछे जाएगा, 50-50% बनकर रह जाएंगे ये, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब इसको बनाते हैं ट्रांसफॉर्म। तो ट्रांसफॉर्म बनाएंगे, फिर से वही बनाने का तरीका क्या होगा, बनाने का तरीका क्या है। अब देखो यहाँ पे CH3 और CH3 क्या है, ऑपोजिट में है, तो ये भी तो कह सकते हैं कि HH क्या होंगे, ऑपोजिट में होंगे। यहाँ पर क्या होगा, ये H इधर होगा तो यहाँ पर ये H बाहर होगा। सोच के देखो, यहाँ पे हमने ये H ऊपर बना दिया और ये H नीचे बना दिया, हो गया ट्रांसफॉर्म। क्लियर है कि नहीं है। अगर आपको आता है बनाना चेयर फॉर्म, उसमें बनाना आता है इक्वेटोरियल और एक्सियल एटम्स, आराम से बना सकते हो। ठीक है, चलो अब हमने बना दिया इसका ट्रांसफॉर्म। hang on, this is your not cis, this is the transform, this is transform, this is also
ट्रांसफॉर्म। तो देखो यहाँ पर दोनों क्या है, इक्वेटोरियल है, ये भी इक्वेटोरियल और ये भी क्या है, इक्वेटोरियल। और जैसे ही आप इसको फ्लिप करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये भी एक्सियल और ये भी एक्सियल हो जाएगा। आप सोचो यहाँ पे रिपल्शन मिनिमम होगा, रिपल्शन मिनिमम होगा, और यहाँ क्या होगा, रिपल्शन मैक्सिमम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दोनों मिथाइल क्या करेंगे, 1,3 डाइएक्सियल रिपल्शन करेंगे। दोनों मिथाइल क्या करेंगे, अपने अपने रेस्पेक्ट में। अपने अपने रेस्पेक्ट का मतलब क्या है, इस मिथाइल की बात करें तो 1,3 देख लो, इसका क्या होगा, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन क्या होंगे, रिपेल होंगे। इस मिथाइल की बात करें तो ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन रिपेल होंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे 2 पेयर ऑफ 1,3 डाइएक्सियल रिपल्शन मिलेगा आपको। तो सिंपल सी बात है, ज़्यादा रिपल्शन ज़्यादा अनस्टेबल, तो रिएक्शन बैकवर्ड आएगा भाई, जहाँ स्टेबिलिटी है। तो यहाँ फिर से क्या हो जाएगा, के इक्विलिब्रियम लेस देन 1 हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। अगला बात करें, अब बात करें 1,3 की। 1,3 में सिस फॉर्म ले लिया हमने। फिर से बनाने का तरीका, फिर से इसको एक बार देखते हैं। दोनों में क्या है, सिस फॉर्म है, तो ऑब्वियस सी बात है भाई, हाइड्रोजन भी सिस फॉर्म में रहे होंगे। तो ज़रा देखो यहाँ पर, अगर हमने इसको 1 मान लिया तो यहाँ हमने CH3 लिख दिया, तो 3 क्या है इसका, ये 1 ये 2, तो इसको 3 मान लें। तो 3 में क्या होगा, यहाँ पर ये CH3 लिख दिया हमने एक्सियल। हमें पता है कि अल्टरनेट होता है, या जो भी हमारे एक्सियल वाले बॉन्ड्स हैं, अगर यहाँ ऊपर है तो यहाँ नीचे जाएगा, फिर ऊपर आएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर ऊपर आएगा, फिर नीचे जाएगा, ये हमें पता है। तो इस तरीके से अगर 1,2 पे है तो अगर दोनों एक्सियल की बात करें तो वो ट्रांस हो जाएंगे। 1,3 पे है तो दोनों एक्सियल की बात करें तो वो सिस हो जाएंगे, जो यहाँ हो रहा है। ठीक है, और तरीके क्या है इसको बनाने के, कि आप हाइड्रोजन को रख दो ऊपर। तरीके क्या हो सकते हैं, देखो ज़रा, तरीके हो सकते हैं, आपने अगर यहाँ H रख दिया होता और यहाँ पर H रख दिया होता, तो आपके पास ऑप्शन क्या था, आपको दोनों मिथाइल रखने पड़ते इक्वेटोरियल पे। तो एक यहाँ रखते और एक यहाँ रखते। क्लियर है? तो ये भी क्या है हमारा सिस फॉर्म, कोई दिक्कत नहीं है, सेम ही चीज़ है। क्लियर? अब चलो देखो सवाल पे आते हैं। अब यहाँ बात करें तो देखो यहाँ पे सिस फॉर्म दे रखा है हमारा, इक्वेटोरियल वाला पार्ट हमने लिया है लेफ्ट हैंड साइड में। तो हमें पता है कि इक्वेटोरियल में तो कोई रिपल्शन होता नहीं है। जैसे ही ये फ्लिप करेगा दोनों चले जाएंगे एक्सियल में, ये हो गया एक्सियल और ये भी हो गया क्या, एक्सियल। खूब रिपल्शन होगा यहाँ पे दोनों के लिए, जैसे ऊपर हुआ था। यहाँ पे 2 पेयर ऑफ 1,3 डाइएक्सियल रिपल्शन होते रहेंगे, तो क्या हो गया, ये हाईली अनस्टेबल हो गया। जैसे ही अनस्टेबल हुआ भाई रिएक्शन बैकवर्ड आएगा, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, के इक्विलिब्रियम लेस देन 1, कोई दिक्कत नहीं। अब सवाल में आपको उल्टा दे सकता है, रिएक्शन को पलट दे तो आंसर भी पलट जाएगा। यहाँ क्या लेस देन 1, तो वहाँ क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1, कोई इशू नहीं है। चलो नेक्स्ट बात करें, अब इसका ट्रांसफॉर्म देख लो। फिर से यहाँ पर अब इसको ट्रांसफॉर्म कर लो, इसको ट्रांसफॉर्म कर लो। ठीक है, फिर से वही चीज़, ट्रांसफॉर्म बनाना तो आप सिखाने की ज़रूरत नहीं है, आप देख ही सकते हो दोनों मिथाइल क्या ट्रांसफॉर्म पे है। ये भी क्या है यहाँ पर, सॉरी दिस इज योर इक्वेटोरियल फॉर्म एंड दिस इज योर एक्सियल फॉर्म, दे रखा है यहाँ पे E एंड A। अब ये जब ट्रांसफॉर्म होंगे तो वो क्या हो जाएंगे, AE हो जाएंगे। ये क्या हो जाएगा, एक्सियल फॉर्म हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, इक्वेटोरियल। अब ज़रा देखो, यहाँ ये जो एक्सियल से रिपल्शन है और यहाँ जो एक्सियल से रिपल्शन है वो दोनों सेम ही होगा ना भाई। इक्वेटोरियल तो बदले करेगा नहीं रिपल्शन, दोनों तरफ एक्सियल है, तो सेम रिपल्शन होंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, के इक्विलिब्रियम की वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगी, यानी रिएक्शन ना फॉरवर्ड ना बैकवर्ड, दोनों तरफ 50-50% रहेगी। अब बात करें 1,4 की, तो 1,4 में भी आप कर सकते हो, एक सिस फॉर्म ले लिया हमने, तो सिस फॉर्म में क्या होगा, यहाँ हमारा क्या है एक्सियल, ये क्या है इक्वेटोरियल, दिस इज एक्सियल दिस इज इक्वेटोरियल, तो यहाँ होगा रिपल्शन। अब जब इसको हम फ्लिप करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्सियल, और ये क्या हो जाएगा, इक्वेटोरियल, यहाँ होगा रिपल्शन। अब दोनों में मिथाइल है, सेम टाइप का रिपल्शन, तो के इक्विलिब्रियम की वैल्यू इक्वल टू 1। रिएक्शन पलट दे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, हमेशा 1 के बराबर ही होगी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू। अब इसका ट्रांसफॉर्म बना लो,
पहले यहाँ करेक्शन कर लो, दिस शुड बी ट्रांसफॉर्म 1,4 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ बनाने की हमें सिखाने की ज़रूरत नहीं है। ये क्या है हमारा this should be 1,4, right? I guess this is 1, 2, 3, 4. It should be like this: 1,4 methyl, and it should be 1, 2, 3, 4 मिथाइल। ठीक है, इसको आप एक्सियल कर लो, इससे आप इक्वेटोरियल कर लो। चलो अब देखते हैं इसको। तो यहाँ देखो क्या होगा, 1,4 में एक्सियल दिख रहा है हमें, एक्सियल दोनों में क्या होगा, यहाँ पे रिपल्शन और यहाँ पे भी रिपल्शन होगा। ठीक है, यहाँ बात करें तो यहाँ देखो क्या है, इक्वेटोरियल, और ये भी क्या है, इक्वेटोरियल। यहाँ भी रिपल्शन नहीं, यहाँ भी रिपल्शन नहीं होगा। अब स्टेबिलिटी कहाँ है भाई, यहाँ स्टेबिलिटी ज़्यादा है। ठीक है, तो रिएक्शन कहाँ मूव करेगा, अब ये जो रिएक्शन है, अब रिएक्शन मूव करेगा फॉरवर्ड की तरफ ज़्यादा, तो ये फॉरवर्ड की तरफ ज़्यादा जाएगा, बैकवर्ड की तरफ कम आएगा। तो यहाँ पे बात करें कि इक्विलिब्रियम की, तो ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। प्रोडक्ट हमारा ज़्यादा स्टेबल है यहाँ पर रिएक्टेंट से। क्लियर है, तो इस तरीके से भी आपको सवाल पूछे जा सकते हैं। इसका फ्लिप कर दो, लेस देन 1 हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। चलो अब बात करते हैं कुछ सवालों की जिसमें हमें ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी बताना है। जैसे यहाँ 3 दे रखे हैं, ABC। अब इनमें हमें डिसाइड करना है कि कहाँ पर स्टेबिलिटी ज़्यादा, कहाँ पे कम होगी इन तीनों की। तो पहले में देखें तो देखो यहाँ पर 1, 2, 3, तो क्या यहाँ 1, 3 डायएक्सियल रिपल्शन होगा, क्वेश्चन है। तो हाँ बोलेंगे, हाँ होगा, दोनों OH के लिए 1, 3 डायएक्सियल रिपल्शन होगा। बट यहाँ पर H बॉन्डिंग भी होगा। कैसे, इस तरीके से इंडिविजुअली, उसका O इसके H को, इसका O उसके H को, H बॉन्डिंग हमेशा करेंगे। ठीक है, तो ये वेरी स्टेबल हो गया। अगर स्टेबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं हम, तो A सबसे ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग हो गई भाई, रिंग का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, अब हमें B और C में डिसाइड करना है कि कहाँ स्टेबिलिटी ज़्यादा, कहाँ स्टेबिलिटी कम होगी। अब B में बात करें तो ये क्या हमारा एक्सियल। ठीक है, तो यहाँ पर 1, 3 डायएक्सियल रिपल्शन होगा। ठीक है, कहाँ कहाँ का, देखो यहाँ पर, यहाँ वाला हाइड्रोजन और 1, 2, 3 ये वाला हाइड्रोजन, इन दोनों हाइड्रोजन क्या होगा, रिपल्शन होगा। लेकिन सी में बात करें तो ये भी इक्वेटोरियल और ये भी इक्वेटोरियल, कोई रिपल्शन नहीं होगा। तो ए के बाद सी आएगा, देन बी आएगा, बिकॉज बी के अंदर हमारा 1, 3 डायएक्सियल रिपल्शन हो रहा। वो ए में भी हो रहा, मैं मान रहा हूँ, बट ए में इंट्रामोलिकुलर H बॉन्ड नहीं हो गई, जिसकी वजह से एडिशनल स्टेबिलिटी आ गई। क्लियर है, चलो अगर 2 में बात करें तो यहाँ भी सेम चीज़, यहाँ सेम चीज़ तो नहीं है, यहाँ पर H बॉन्डिंग तो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ बात करें तो यहाँ CH3 और यहाँ CH3 दोनों में ही रिपल्शन होगा। यहाँ पर सिर्फ इस CH3 में रिपल्शन होगा, यहाँ पर किसी में रिपल्शन नहीं होगा। सिंपल सा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, A सबसे ज़्यादा अनस्टेबल, देन B, देन C। अगर आपसे पोटेंशियल एनर्जी पूछ ले तो उसका उल्टा कर दीजिए। क्लियर है, नेक्स्ट सवाल। अब यहाँ बात करें तो यहाँ OCH3 और OH का कॉम्बिनेशन दे रखा है। अब समझो यहाँ पर पहला सवाल, पहला जो ऑप्शन देखें वहाँ पर देखो H बॉन्डिंग होगा, कैसे, ये वाला होगा, लेकिन इसका उल्टा नहीं हो सकता। ये जो OH है वो हमारा H बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा, लेकिन इस O के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो वहाँ H बॉन्डिंग नहीं हो सकता। स्टिल यहाँ H बॉन्डिंग हो रही है, तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, इवन दो यहाँ पर थोड़ा बहुत 1, 3 डायएक्सियल रिपल्शन तो है, क्योंकि यहाँ पर जो हाइड्रोजन है उससे रिपल्शन खाएगा हमारा, वो रिपल्शन खाएगा इस OCH3 से, और वैसे वर्सा इस OH के लिए भी होगा। बट यहाँ H बॉन्डिंग है, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी, ये सबसे ज़्यादा होगा। B और C में बात करें तो ज़रा देखो, B में जो 1, 3 डायएक्सियल रिपल्शन है वो OH कर रहा, क्योंकि ये तो क्या है, इक्वेटोरियल है।
और जो सी में है वहाँ OCH3 कर रहा है क्योंकि OH हमारा इक्वेटोरियल में है। तो बी और सी में कंपेयर करने के लिए आपको देखना पड़ेगा OH और OCH3 का साइज। अब ये मत बोल देना कि भाई यहाँ एच बॉन्डिंग होगी बी और सी के अंदर, बिल्कुल नहीं हो सकती एच बॉन्डिंग बी और सी के अंदर, क्योंकि कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन कभी एच बॉन्डिंग नहीं करता। और आपके दिमाग में आ रहा है कि यहाँ जो हाइड्रोजन है वो एच बॉन्डिंग कर लेगा, तो नहीं, प्लीज़, यहाँ एच बॉन्डिंग नहीं हो सकती क्योंकि वो कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है। ठीक है, अब देखो, अगर बी और सी में बात करें तो हमें देखना पड़ेगा साइज। OCH3 का साइज क्या है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, जिसकी वजह से रिपल्शन काफ़ी ज़्यादा होगा। OH का साइज क्या है, काफ़ी कम है, तो उसके वजह से रिलेटिवली बात करें तो रिपल्शन कम होगा। तो बात करेंगे तो बी देन सी, कोई इशू नहीं है। हमने यहाँ पर बी और सी को देखने के लिए साइज की बात करी है। OH का साइज क्या है, छोटा है OCH3 से, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ साइज की बात करें तो साइज का ऑर्डर ये हो जाएगा। तो रिपल्शन की बात करें तो OH का कम होगा। तो स्टेबिलिटी की बात करें तो ऑब्वियस बात है, जिसमें रिपल्शन कम है उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है भाई। तो OH का क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा OCH3 से, इसलिए हमने बी को सी से ज़्यादा रखा है। क्लियर है। अगला सवाल देखिए, तो यहाँ देखो OH और CH3, अब ये दोनों क्या है, एक्सियल है, दोनों खूब रिपल्शन करेंगे, दोनों खूब 1,3 डायएक्सियल रिपल्शन करेंगे। ठीक है, बी में बात करें तो सिर्फ OH करेगा रिपल्शन, और सी में बात करें तो कोई नहीं करेगा रिपल्शन। ये दोनों क्या है, हमारे इक्वेटोरियल पे है। तो अगर स्टेबिलिटी के बारे में बात करें तो हम बोलेंगे सबसे कम कौन हो जाएगा भाई, ए, देन बी, देन सी। सी विल बी द मोस्ट स्टेबल बिकॉज बोथ OH एंड CH3 आर इन द इक्वेटोरियल प्लेन। उससे क्या होगा, 1,3 डायएक्सियल रिपल्शन मिनिमम होगा, स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगी। अब इसमें और भी पॉसिबिलिटी है, आप इसको 1,4 पे रख के, 1,2 पे रख के, और भी पॉसिबिलिटी है, यानी कि दोनों एक्सियल, दोनों इक्वेटोरियल, एक एक्सियल एक इक्वेटोरियल, दूसरा एक्सियल दूसरा इक्वेटोरियल, इस तरह से करके पूछे जा सकते हैं सवाल। बट कॉन्सेप्ट वही है, एच बॉन्डिंग हुआ तो स्टेबिलिटी बढ़ा दीजिए, 1,3 डायएक्सियल रिपल्शन हुआ तो स्टेबिलिटी घटा दीजिए। जितना ज़्यादा रिपल्शन है उतना कम स्टेबिलिटी। ठीक है, अगर मल्टीपल एटम्स एक ही जगह पे हैं तो आप साइज देख लेंगे, साइज बड़ा तो रिपल्शन ज़्यादा, स्टेबिलिटी कम। ये सेम चीज़ें हर सवाल में फॉलो अप होती रहेंगी। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। वैसे कन्फर्मेशंस के अंदर और भी कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे गॉश इफेक्ट की बात करें, और भी बहुत सारे थियरीज होती हैं, बट इन जनरल उनसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। इन जनरल उनसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। जैसे कहा जाता है कि गॉश फॉर्म इज मोर स्टेबल दैन एंटी फॉर्म इन केस ऑफ फ्यू कंपाउंड जहाँ फ्लोरीन वगैरह लगे होते हैं। तो अब उनसे रिलेटिवली कम सवाल पूछे जाते हैं। हाँ, पढ़ाया जाता है बहुत जगहों पे, बट सवाल जो आने के चांसेस है वो कम होते हैं, इसलिए उसको हम कवर अप करेंगे। बट व्हेन वी फिनिश मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, दैट इज रिएक्शन मैकेनिज्म एंड एवरीथिंग एल्स, जितने भी नेम रिएक्शन वगैरह है हम पहले वो कवर करेंगे। उसके बाद अगर टाइम मिला तो हम गॉश इफेक्ट वगैरह के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं रिएक्शन मैकेनिज्म, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। So I would highly suggest you all to kindly subscribe to the channel, and please like follow the channel, like go through all the videos from the past, because GOC अगर आप पढ़ लेंगे प्रॉपरली तो रिएक्शन मैकेनिज्म में आपको कम से कम प्रॉब्लम होगा। क्योंकि देखो, रिएक्शन मैकेनिज्म इज द पॉइंट जहाँ से सवाल आते हैं, जहाँ पे मेक और ब्रेक का सिनेरियो क्रिएट होगा। बट अगर आपका GOC वीक है तो कोई मतलब नहीं है, रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ लीजिए आप कितना भी, सवाल नहीं बनना है आपसे। ये फैक्ट है, बुरा लगेगा बट फैक्ट है। सवाल बनने के लिए आपको GOC स्ट्रांग होना काफ़ी ज़रूरी है। कुछ बहुत लोग IUPAC को बोलते हैं कि भाई सवाल नहीं आते, इससे सवाल आते हैं, हर साल आते हैं, हर साल नहीं, अल्टरनेट आते हैं, इवन JEE एडवांस में सवाल आते हैं। तो ऐसा नहीं कोई चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है। आई एम जस्ट सेइंग कि GOC इज द फाउंडेशन फॉर रिएक्शन मैकेनिज्म। अगर आपको रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट पता नहीं है, वो किस तरह से अप्लाई करना वो पता नहीं है, एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ आपको पता नहीं है, तो रिएक्शन मैकेनिज्म किसी काम का नहीं है आपके। आई मीन आप बस नेम रिएक्शन पढ़ते जाएंगे, रटते जाएंगे, और एग्ज़ाम में आप भूलते जाएंगे। क्योंकि एग्ज़ाम वाले
सिर्फ एनसीईआरटी से उठाकर सवाल तो नहीं देने वाले, आपको भी पता है। और आ भी गए सवाल एनसीईआरटी से उठा के तो हर सवाल नहीं आने हैं। तो कंसेप्चुअली स्ट्रांग होने के लिए आपको जीओसी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, खास करके एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ और सारे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स पढ़ने बहुत ज़रूरी हैं। तो अगले वीडियो में हम रिएक्शन मैकेनिज्म स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. If you find this video helpful, please like, share and subscribe to the channel for more videos. See you in the next one.